ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर वर्क पावर एनर्जी लेक्चर नंबर 1। ठीक, तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके एप्लीकेशंस पूरे ही फिज़िक्स में आगे के सारे ही चैप्टर्स में लगभग इसका कहीं ना कहीं अप्लाई होते रहेगा। वर्क पावर एनर्जी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं एंड बहुत ही आसान चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअली समझिएगा। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे वर्क कितना कर रहा है, कोई भी फोर्स कितना वर्क कर रहा है, भाई पावर कितना है एंड एनर्जी क्या होता है। अब एनर्जी वाले सेक्शन में थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कब काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है, कब पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म आता है, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है, ये सब हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। राइट, तो ये एक ऐसे भी टर्म्स है यहाँ पे, वर्क पावर एनर्जी जो है ऐसे टर्म्स हैं जो कि जो रियल लाइफ में वर्क है या एनर्जी है एंड या पावर है, उससे यहाँ फिज़िक्स के जो वर्क पावर एनर्जी वाले टर्म्स है ये थोड़ा सा हटके है। जैसे भाई अगर हम दिन भर कोई पर्टिकुलर वेट को अगर हम कैरी करते हैं बस, राइट, विदाउट एनी मोशन, अगर मैं खाली पकड़ा हूँ, जैसे ये है, इसको मैं ऐसे पकड़ के एक दिन तक ऐसे खड़े हो जाता हूँ, तो आप बताइए मैंने कुछ वर्क किया है कि नहीं किया है। हमें तो मतलब फिज़िकली अगर हम सोचेंगे तो भाई क्या है, मैंने ये पकड़ के रखा है, मेरा हाथ ठीक है दर्द करने लगेगा थोड़ी देर में, एंड अगर एक दिन तक अगर पकड़ते हुए खड़ूंगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, ऑब्वियसली काफ़ी पेन करने लगेगा एंड ऐसे लगेगा कि बहुत काम कर लिया है ना। या अगर आप दिन भर बैठ के, जैसे आप लोग करते हैं ना, दिन भर बैठ के आप अपने चेयर से बिना हिले पूरा 24 आवर्स अगर लगातार आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्या लगता है, बहुत सारा वर्क कर लिया है, ठीक है। लेकिन फिजिक्स का जो वर्क है वो बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे समझने वाले हैं, फिजिक्स में वर्क क्या है, एनर्जी क्या है एंड पावर क्या है। राइट, तो ये रहा भाई आपका लॉकडाउन का हाल, यही है कंप्यूटर के आगे, है ना। चाहे कंप्यूटर पे अपना ऑनलाइन लेक्चर चल रहा हो, चाहे यूट्यूब चल रहा हो या कोई और पबजी टाइप का गेम चल रहा हो, ऐसे ही बैठे हुए रहते थे हम लोग। तो भाई ये ऐसे बैठे रहेंगे विदाउट एनी मोशन, तो एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न भाई अपना कोई भी वर्क नहीं हो रहा है। राइट, अभी समझते हैं फिजिक्स में कब हम कहेंगे कि वर्क हैज़ बीन डन, राइट, कब वर्क पॉजिटिव हुआ है, कब नेगेटिव हुआ है, कब जीरो हुआ है, यही सब हम आगे देखने वाले हैं। ठीक, तो या इसकी बात करते हैं भाई, खूब हमने आगे पीछे किया, खूब हाथ पैर फैलाया, वहाँ पे ही वहीं पे ही बैठे हुए हैं, फिर से भाई कोई वर्क यहाँ पे हुआ नहीं है। या अगर आपको याद है बचपन का ये एटलीस्ट हम लोगों के बचपन का ये फेवरेट विलन था, राइट, शक्तिमान का, जो वो पावर करके जो चिल्ला रहा है, तो भाई पावर एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। तो चिल्लाने पे क्या पावर आ जाएगा, या कुछ वर्क करने पे वी विल बी टॉकिंग अबाउट पावर, या ऐसे ही पावर कुछ भी हो सकता है, राइट। तो यही सब हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न, कब कहेंगे कि भाई हम कोई वर्क कर रहे हैं, कब, या फोर्स वर्क कर रहा है, व्हेन वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या ऑपोजिट टू इट भी हो सकता है, या परपेंडिकुलर टू इट भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कौन से केस में वर्क होता है यही हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और ऑपोजिट टू इट। राइट, वैसे डिस्प्लेसमेंट कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, जैसे फोर्स इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट का कोई कंपोनेंट होना चाहिए, कोई कंपोनेंट होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और ऑपोजिट टू इट, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम कहेंगे कि दिस पर्टिकुलर फोर्स हैज डन सम वर्क। अब ये वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, यही सब हम देखने वाले हैं। बाय द वे लिख लीजिए डेफिनेशन पहले। ये एकदम बेसिक डेफिनेशन की तरह है। बाय द वे हम कई जगह आप देखेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अगर डिस्प्लेस करता है, या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अगर मूव करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या ऑपोजिट टू द फोर्स, तब कहेंगे कि वो पर्टिकुलर फोर्स वर्क किया है। राइट, ऑलराइट, नोट करिए। तो वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे, मैथमेटिकली हम डिफाइन करेंगे dw इज इक्वल टू एफ बार डॉट डी एस बार। तो भाई कोई पर्टिकुलर बॉडी है जिसपे फोर्स F लग रहा है एंड ये पर्टिकुलर ब्लॉक मान लेते हैं एक पार्टिकल की तरफ, ये ds डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, राइट, ds वेक्टर फॉर्म में ये रहा आपका ds वेक्टर, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो भाई उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जब हो रहा है तो वर्क कितना हो रहा है, F बार डॉट ds बार, यानी कि ये किससे बराबर है, F
डॉट प्रोडक्ट का क्या डेफिनेशन है, एफ डी एस cos theta, where theta is the angle between this force and this displacement vector, है ना। तो भाई यहाँ पे theta क्या है, theta is the angle between force F and displacement ds, है ना। alright, तो इसको थोड़ा ऐसे भी हम समझ सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बाय द वे यहाँ पे इस F बार डॉट डी एस बार को आप 2 डिफरेंट वेज में समझ सकते हैं। ज़रा बताइए इस फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है। फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कंपोनेंट F cos थीटा है, राइट। तो भाई इस F बार डॉट डी एस बार को मैं ऐसे समझ सकता हूँ, F cos थीटा फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू ds, है ना। ये हो गया एक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है दैट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर लिया, तो ये आ गया। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको मैं लिखता हूं F इंटू डी एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या मीनिंग होगा भाई, फोर्स आप ले लीजिए, फिर आप लीजिए ये जो डिस्प्लेसमेंट है ds, इस डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के डायरेक्शन में कंपोनेंट लीजिए, राइट। ये डिस्प्लेसमेंट छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट ds है। इस डिस्प्लेसमेंट का इस डायरेक्शन में फोर्स के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, ds cos थीटा। तो फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऐसे भी समझ सकते हैं। एसेंशियली इट इज Fs cos थीटा विच इज F बार डॉट ds बार, राइट। ये आपका फोर्स का ये आपका वर्क का डेफिनेशन है एज फार एज फिजिक्स में जो वर्क है दैट इज कंसर्न फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू ds, ठीक है। अब ये हो गया भाई आपका वर्क डन का डेफिनेशन, ठीक। अब ये वर्क डन जरा देखिए, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा एंड जीरो कब होगा, एंड कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा कब जीरो होगा। तो आप लिख रहे हैं डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ बार डॉट डी एस बार, ठीक है। तो एफ डी एस कॉस थीटा, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब देखिए जैसे आपका बॉडी अगर इस तरफ मूव कर रहा है, आप ये वाले डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो फोर्स का एक कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट के एक्चुअल डायरेक्शन में, ठीक। यानी कि यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज एक्यूट, ठीक है। एक्यूट एंगल के लिए कॉस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। एक्यूट एंगल के लिए कॉस थीटा इज पॉजिटिव, राइट। तो भाई आपका फोर्स के वजह से जो वर्क होता है वो डेफिनेटली पॉजिटिव हो सकता है। एंड यहाँ पे देखिए आपका बॉडी इस तरफ मूव कर रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कर रहा है, फोर्स वैसे कोई डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में थीटा क्या है, थीटा इज ऑब्ट्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा इज नेगेटिव, राइट। तो भाई क्लियरली आपको समझ में आ रहा है दिस पर्टिकुलर वर्क कैन बी, व्हाट कैन इट बी, पॉजिटिव हो सकता है। ऐसे सिनेरियोस में, ऐसे सिचुएशंस में पॉजिटिव होगा। 0 से 90 के बीच में अगर एंगल है तो आपका वर्क, मतलब एक्सक्लूडिंग 90 क्योंकि cos 90 0 है, 0 से 90 के बीच में अगर एंगल होता है तो दिस वर्क विल बी पॉजिटिव। एंड 90 to 180 अगर आपका एंगल है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस पर्टिकुलर फोर्स कैन बी, दिस पर्टिकुलर वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो भी हो सकता है, डेफिनेटली जीरो हो सकता है। अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है एंड फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, अगर एंगल थीटा 90 डिग्री है तो जीरो भी हो सकता है, डेफिनेटली जीरो भी हो सकता है, करेक्ट। ओके, तो ये है कहानी। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो व्हाट इज द, इस पर्टिकुलर फोर्स के वजह से, बाकी और भी फोर्सेस लग सकते हैं, वो फोर्सेस वर्क कर सकते हैं, लेकिन दिस पर्टिकुलर फोर्स ये कितना वर्क करेगा, एफ बार डॉट डी एस बार, तो ये हो गया एफ डी एस कॉस 90 जो कि क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। तो कौन से केस में वर्क जीरो होता है, व्हेन फोर्स is perpendicular to
डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलरली लग रहा है तो वो पर्टिकुलर फोर्स, दिस इज द वर्क डन बाय फोर्स F, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये डेफिनेटली आपका जीरो होगा, राइट। तो वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, करेक्ट। ऑलराइट, आगे चलते हैं फिर भाई वर्क के कुछ सिंपल से प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। बाय द वे, वर्क पॉजिटिव होने का या वर्क नेगेटिव होने का क्या मतलब है, या वर्क जीरो होने का क्या मतलब है, थोड़ा ये मतलब आगे चल के समझेंगे, लेकिन उसका अभी से बेस बनाते हैं। देखिए, अब जब ये फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, भाई डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है यानी कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा इस पर्टिकुलर फोर्स के कारण। डेफिनेटली आपका स्पीड इंक्रीज होगा यानी कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। आगे चल के हम एक पॉइंट लिखेंगे, इफेक्ट ऑफ वर्क इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करके, ठीक है। वो वर्क एनर्जी थ्योरम है, आगे देखेंगे, ठीक। तो लेकिन यहीं से समझ में आ जा रहा है, ये जो फोर्स है, ऐसा फोर्स अगर लग रहा है तो आपका जो एनर्जी है, वैसे हम समझेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² क्यों होता है, आपने पढ़ा होगा 8, 9, 10th में, राइट। तो लेकिन फिर भी हम लोग अच्छे से समझेंगे कि हाफ mv² क्यों है। एंड भाई ये पर्टिकुलर फोर्स उस पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, एंड हेंस वर्क डन इस केस में पॉजिटिव होगा। वही चीज यहाँ पे देखिए, आपका बॉडी इस तरफ मूव कर रहा है, स्पीड वेलोसिटी इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, एंड फोर्स इस तरफ लग रहा है। फोर्स का एक कंपोनेंट पीछे की तरफ होगा, तो भाई जब बॉडी आगे जाएगा तो स्पीड इसका इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा। वही मतलब है भाई वर्क नेगेटिव होने का, करेक्ट। तो वर्क करने की वजह से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। और काइनेटिक एनर्जी में ऐसे केसेस में भाई इस पर्टिकुलर फोर्स के कारण आपका वेलोसिटी x में है, फोर्स y में है, तो आप बताओ भाई कोई एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में रहेगा, नहीं रहेगा। तो इस केस में इस फोर्स के वजह से काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, वो मतलब है। लेकिन ये बस ऐसे दिमाग में रखिए, ऊपर ऊपर से इसको अच्छे से समझते हैं हम आगे, राइट। लेकिन समझ में आ गया कि भाई वर्क इस पर्टिकुलर फोर्स का या इस पर्टिकुलर फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, एंड नेगेटिव होने का क्या मीनिंग है, ये हमने समझा है यहाँ पे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वेरी क्विकली बताइए, वर्क स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ऑब्वियसली वर्क डन इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स न्यूटन है, एंड डिस्प्लेसमेंट F बार डॉट ds बार, डॉट प्रोडक्ट करेंगे वैसे भी स्केलर आता है। वर्क डन या एनर्जी या पावर सब स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से ऑलरेडी हमने देखा है वेक्टर्स एंड स्केलर्स में। एनीवे, तो वर्क आपका स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट स्केलर आता है वैसे भी। न्यूटन है, मीटर है, तो SI यूनिट क्या है, SI यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर, और क्या भाई जूल है, कैपिटल J से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल J वर्क का SI यूनिट जूल। ओके, CGS यूनिट क्या है, वर्क का CGS यूनिट डाइन मत कहना, डाइन तो न्यूटन का जो SI यूनिट न्यूटन है फोर्स का, CGS यूनिट डाइन है। वर्क का CGS यूनिट अर्ग है, राइट। वर्क या एनर्जी का CGS यूनिट अर्ग है, ERG। ओके, वेरी क्विकली बताइए 1 जूल कितने अर्ग के बराबर। 1 जूल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 न्यूटन मीटर लिख सकता हूँ। न्यूटन भाई कितने डाइन है, न्यूटन इज 10⁵, एंड भाई आपका मीटर कितने सेंटीमीटर है, 10 स्क्वायर, ठीक, डाइन सेंटीमीटर। तो फिर क्या हो जा रहा है, दिस इज बिकमिंग 10⁷ अर्ग, है ना। तो 1 जूल कितने अर्ग के बराबर, 1 जूल इज 10⁷ अर्ग के बराबर। बाय द वे, क्वेश्चंस में कहीं पे आपको अर्ग मिलेगा नहीं, वेरी रेयरली कोई क्वेश्चन में मिलेगा तो मिलेगा। ऑलराइट, वेरी क्विकली डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला न्यूटन इंटू मीटर। तो न्यूटन का क्या है, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन ml/t² इंटू डिस्प्लेसमेंट L। तो फटाफट बताइए, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला ml² T⁻², राइट। वैसे बाय द वे आप एनर्जी के टर्म्स में भी सोच सकते हैं, वर्क एनर्जी इक्विवेलेंस एंड ऑल दैट,
वो आगे देखेंगे। एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ मास एम वी लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ये हो गया भाई डायमेंशनल फॉर्मूला। एंड ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी लिखा है हम लोगों ने, वर्क कैन बी, क्या हो सकता है वर्क, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा एंड कब जीरो होगा, ये मैथमेटिकली हमने देखा है एंड समझा भी है कि भाई वर्क कब कहेंगे कि कोई भी वर्क पॉजिटिव वर्क किया है, कब नेगेटिव वर्क किया है एंड कब जीरो वर्क किया है। सिंपल, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल एक्यूट है तो पॉजिटिव वर्क है, ऑब्ट्यूज है तो नेगेटिव वर्क है, 90 डिग्रीज है तो जीरो वर्क है। ऑल राइट, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब भाई वर्क फ्रेम डिपेंडेंट होगा या फ्रेम इंडिपेंडेंट होगा? वर्क डन बाय अ पर्टिकुलर फोर्स, एक फोर्स की वजह से वर्क डन बाय अ पर्टिकुलर फोर्स फ्रेम डिपेंडेंट है या फ्रेम इंडिपेंडेंट है? जैसे आप जब फ्रेम चेंज करते हैं, आपका फोर्स तो आप एफ लेते हैं, राइट? देखो होगा भाई कई सारे क्वेश्चंस कई सारे डिफरेंट फ्रेम्स में आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो फोर्स है वो फोर्स एक फ्रेम में एफ है तो भाई दूसरे फ्रेम में भी फोर्स एफ ही रहेगा। हाँ, ये अलग बात है कि अब अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाते हैं तो सूडो फोर्स एक्स्ट्रा लेते हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा फोर्स, आप एक एक्स्ट्रा मैथमेटिकल टर्म लेते हैं जिसको सूडो फोर्स कहते हैं, दैट इज डिफरेंट। लेकिन जो एक्चुअल फोर्स है जैसे एम जी है, उस फ्रेम में भी क्या एम जी ही है, डेफिनेटली एम जी ही रहेगा। जो एक्चुअल फोर्सेस है वो तो सेम रहेंगे। तो फोर्स इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, नॉट नेट फोर्स। जो फोर्स है, जो कोई एक पर्टिकुलर फोर्स है तो भाई वो कोई भी फ्रेम में वो फोर्स उतना ही रहेगा, एक्चुअल फोर्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, राइट? तो फोर्स इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। लेकिन वर्क जो है फ्रेम डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फ्रेम डिपेंडेंट है। डेफिनेटली आपका डिस्प्लेसमेंट फ्रेम डिपेंडेंट है, इसीलिए आपका वर्क इज फ्रेम डिपेंडेंट। डेफिनेटली आपका वर्क डन डिपेंड करता है किस फ्रेम से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑल राइट, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, अगर भाई एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रहे हैं तो वर्क क्या है, स्केलर है। स्केलर्स कैसे ऐड करते हैं? सीधा सारे वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो भाई अगर कई सारे फोर्सेस F1, F2, F3, Fn हैं तो क्या करेंगे भाई, एक एक फोर्स का वर्क निकाल लेंगे। जैसे F1 बार लग रहा है, Fn बार ds डॉट ds वो पहला फोर्स का वर्क हो जाएगा। F2 बार डॉट ds बार ये सेकेंड फोर्स का वर्क हो जाएगा। एंड नेट वर्क क्या होगा भाई, इन सारे फोर्सेस को, इन सारे वर्क डन बाई ईच इंडिविजुअल फोर्सेस को आप ऐड कर लीजिए, वो आ जाएगा आपका नेट वर्क डन, राइट? तो एसेंशियली ये किससे बराबर, F1 बार डॉट ds प्लस F2 बार डॉट ds प्लस सो ऑन Fn बार डॉट ds। तो एसेंशियली भाई क्योंकि ds सेम है, ds बार सेम है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, F नेट जो भी नेट फोर्स लग रहा है डॉट ds बार, ये क्या हो जाएगा, ये नेट वर्क डन हो जाएगा बाई ऑल द फोर्सेस कंबाइंड, राइट? यहाँ पे F नेट क्या है, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस सो ऑन Fn, राइट? तो आप तो या तो इंडिविजुअली फोर्सेस निकालिए, फिर उन सब इंडिविजुअल फोर्सेस का वर्क निकालिए, फिर उन सबको स्केलर है तो ऐड कर दीजिए सीधा, या आप नेट फोर्स निकाल लीजिए, डॉट ds बार कर लीजिए, दिस विल बी द नेट वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। नोट कर लीजिए फटाफट। ऑल राइट, अब जैसे आप पढ़ते हैं, जैसे वेलोसिटी के बारे में आपने पढ़ा या एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा। वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ds बाई dt, करेक्ट? ओके। एंड सिमिलरली एक्सेलरेशन भी एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा, एक एवरेज वैल्यू होगा। यहाँ पे वर्क के बारे में ऐसे कुछ कोई मतलब नहीं बनता है, राइट? क्योंकि वर्क एक इंस्टेंट भी होता है या ओवर अ डिस्प्लेसमेंट होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ds, उस टाइम के दौरान आपका वर्क हो रहा है, राइट? तो इंस्टेंटेनियस वर्क डन क्या है, इसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, बिकॉज वर्क इज ऑलवेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक इंस्टेंट पे भाई वर्क कितना किया है आपने या कितना कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, करेक्ट? तो वर्क इज ऑलवेज डन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बल्कि ओवर अ पीरियड ऑफ या ओवर अ डिस्प्लेसमेंट, राइट? वर्क इज डन ओवर अ डिस्प्लेसमेंट। एक डिस्प्लेसमेंट के दौरान आपका फोर्स उस पर्टिकुलर बॉडी पे वर्क कर सकता है, विच कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ऑलराइट, नेक्स्ट, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन में आपने ऑलरेडी देखा है इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, एरिया अंडर द कर्व। अब भाई अगर आपका फोर्स, मान के चलते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 है, cos 0 1 हो जाएगा, तो dw लिखेंगे आप f बार डॉट ds बार, तो दैट इज dw इक्वल टू f ds
कॉस 0 डिग्री जो कि 1 हो जाएगा। अगर आपको नेट वर्क डन चाहिए तो टोटल वर्क डन चाहिए तो आप इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dw जो कि क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू ds, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू ds जो कि डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, अब अगर फोर्स का कोई ग्राफ दिया है, बल्कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया है, फोर्स का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का जो भी डायरेक्शन है, राइट, मतलब डिस्प्लेसमेंट एफएस का ग्राफ आप बना रहे हैं, राइट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, तो भाई एरिया अंडर दिस पर्टिकुलर कर्व आपको क्या दे देगा, दिस इज नथिंग बट व्हाट, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, राइट, एरिया अंडर एफएस ग्राफ गिव्स वर्क डन। ठीक है, अगर आपको 0 से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट में वर्क चाहिए तो ये पूरा एरिया लेंगे। अगर आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू यहां पे मैं बनाता हूं S1 से लेके S2 तक का डिस्प्लेसमेंट टाइम में अगर आपको वर्क चाहिए तो आप क्या कंसिडर करेंगे, खाली S1 से S2 तक का आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो यू विल बी कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर एरिया, ये एरिया आपका वर्क हो जाएगा। एज यूजुअल अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल है तो वर्क पॉजिटिव होगा। अगर भाई डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट आप नेगेटिव में बनाएंगे, या फोर्स आप नेगेटिव में, बॉडी आगे जा रहा है, फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है नेगेटिव, तब एंगल 180 डिग्रीज हो जाएगा, cos 180 -1, तो वहाँ पे ग्राफ नीचे बनेगा एंड वो एरिया आप नेगेटिव कंसिडर करेंगे। पॉजिटिव अगर भाई आपका एफएस ग्राफ के ऊपर अगर अबव द एक्सिस अगर आपका एरिया है तो वर्क डन आप पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, एंड नीचे अगर एरिया है तो भाई आप वर्क डन नेगेटिव कंसिडर करेंगे। नीचे एरिया रहने का क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो एंगल 180 डिग्रीज है, cos 180 -1 है, वर्क डन विल बी नेगेटिव ऑब्वियसली, है ना। फटाफट नोट कर लीजिए। ये हो गए कुछ वर्क के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। वर्क स्केलर है, वर्क का एसआई यूनिट न्यूटन मीटर या जूल है ना, सीजीएस यूनिट अर्ग है, एंड 1 जूल इज 10⁻7 अर्ग। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला है mL²⁻²। इट कैन बी वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ऑब्वियसली फ्रेम डिपेंडेंट है वर्क, फिजिकल वर्क जो क्वांटिटी है दैट इज फ्रेम डिपेंडेंट। अगर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं तो भाई एक एक फोर्स का वर्क निकाल लीजिए, उन सबको ऐड कर लीजिए तो नेट वर्क डन आपका आ जाएगा, राइट। एंड वर्क हमेशा एक पीरियड ऑफ टाइम या ऑन अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट आपका वर्क होता है ऑन अ पर्टिकुलर बॉडी। एंड एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व आपको क्या मिलेगा, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व गिव्स द वर्क डन बाय दैट पर्टिकुलर फोर्स, राइट। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर मान के चलते हैं कि कोई एक कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स F बार है, एंड इंस्टेड ऑफ ds डिस्प्लेसमेंट एक लंबा सा अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट s मान लेते हैं, एंड फोर्स आपका कांस्टेंट है, तो फिर वर्क कैसे निकालेंगे, dw इक्वल टू F बार डॉट ds, ये तो हमें पता है, dw इज F बार डॉट ds बार। ठीक है, अब टोटल वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, F बार डॉट ds बार का इंटीग्रेशन। अगर आपका फोर्स कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, ये F बार बाहर निकल जाएगा, फोर्स वेक्टर अगर कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, F बाहर निकल जाएगा, ds का इंटीग्रेशन s, एंड दोनों के बीच में जो एंगल थीटा होगा वो cos थीटा। ठीक है, तो fs cos थीटा करके आपने पढ़ा भी होगा 9th में, वहाँ पे अजम्पशन यही है कि आपका ये जो फोर्स है, ये फोर्स क्या है, फोर्स कांस्टेंट है। कब ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन कैन यू राइट वर्क डन, नेट वर्क डन इज इक्वल टू Fs इंटू cos थीटा, जब आपका वर्क कांस्टेंट फोर्स से किया जा रहा है, राइट, व्हेन F इज कांस्टेंट, जब आपका फोर्स कांस्टेंट है तब आपका वर्क सीधा सीधा आप Fs cos थीटा लिख सकते हैं। ऑलराइट, ओके, नोट करिए फटाफट। ओके, अगर मान के चलिए फोर्स कांस्टेंट है एंड यहाँ पे आपने क्या लिया है, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट आपने ले लिया, आपका S बार ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन में। इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर मान के चलिए आप ऐसा कोई पाथ ले रहे हैं, एक रैंडम पाथ ले रहे हैं,
तो क्या इस केस में भी आप एफ एस कॉस थीटा लिख सकते हैं? डेफिनेटली आप एफ एस कॉस थीटा लिख सकते हैं भाई। फिर से वो एफ बार कॉन्स्टेंट है, एफ बार डॉट डी एस बार, तो आई कैन डू समथिंग लाइक दिस, एफ बार डॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी एस बार। तो भाई डी एस बार को अगर इंटीग्रेट करेंगे, डी एस बार को इंटीग्रेट करेंगे तो यही वेक्टर होगा ना, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। तो दिस बिकम्स एफ बार डॉट एस बार। तो यहाँ पे एस बार क्या हो जाएगा? एस बार इज वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, है। एंड आपका यहाँ पे उस पोजीशन से आपका जो फोर्स है दैट इज मेकिंग एन एंगल थीटा, राइट। तो भाई अगर फोर्स कांस्टेंट है, इफ एफ बार, खाली मैग्नीट्यूड में नहीं ना, डायरेक्शन में भी, इफ एफ बार इज कांस्टेंट, कोई भी फोर्स अगर कांस्टेंट है तो वर्क डन सीधा सीधा एफ एस कॉस थीटा हम लिख सकते हैं, वेयर एस इज नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड थीटा इज एंगल बिटवीन दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, राइट। फटाफट नोट कीजिए, ऐसा ही डायग्राम भी बना लीजिए, फटाफट नोट डाउन। ऑलराइट, तो ये हो गया भाई कांस्टेंट फोर्स का वर्क, राइट। अगर डिफरेंट फोर्सेस के बारे में हम बात करते हैं, जैसे जो फोर्सेस हैं जो अब तक आप देखते हुए आ रहे हैं, राइट, सारे चैप्टर्स में जो फोर्सेस देखते हुए आ रहे हैं, क्या है? ग्रेविटी है, टेंशन है, फ्रिक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है, स्प्रिंग फोर्स है, ये तो सारे फोर्सेस है। तो भाई इन फोर्सेस के कारण वर्क कितना होता है ये एक बार देख लेते हैं। बाय द वे, कोई भी फोर्स के वजह से वर्क क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। सिमिलरली टेंशन के कारण फोर्स क्या हो सकता है, वर्क क्या हो सकता है? टेंशन एक फोर्स है, इस फोर्स के कारण यानी कि टेंशन के कारण वर्क क्या हो सकता है? एज यूजुअल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे ये वाला एग्जांपल पहले देखते हैं। तो लेट अस से ऐसा एक सिस्टम को हम रिलीज कर दे रहे हैं, तो क्या करेगा भाई? ये पर्टिकुलर ब्लॉक नीचे आएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होगा, है ना, और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होगा। जरा देखिए टेंशन कैसे लग रहा है इन दोनों ब्लॉक्स पे। टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, है ना। तो भाई जब टेंशन की हम बात करेंगे, इस 2m पे टेंशन कैसे लग रहा है? इस स्ट्रिंग में जो टेंशन बना है वो टेंशन ऐसे लग रहा है, करेक्ट। एंड इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन ऐसे लग रहा है। तो एक एक इंडिविजुअल ब्लॉक पे देखते हैं कि टेंशन पॉजिटिव वर्क कर रहा है या नेगेटिव वर्क कर रहा है, राइट। तो आप बताओ भाई, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, ओके। डिस्प्लेसमेंट एंड टेंशन क्या हो गए? पैरेलल हो गए। एंगल कितना है यहाँ पे? यहाँ पे एंगल थीटा 0 डिग्री है। एंड यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट नीचे है, टेंशन ऊपर लग रहा है, तो यहाँ पे एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो आप बताओ कौन से केस में, कौन से ब्लॉक पे टेंशन पॉजिटिव वर्क करेगा एंड कौन से केस में नेगेटिव वर्क करेगा? ये हो गया टेंशन डज पॉजिटिव वर्क जब मोशन होता है ना, जब डिस्प्लेसमेंट होगा तब टेंशन डज पॉजिटिव वर्क ऑन स्मॉल m एंड नेगेटिव वर्क ऑन 2m, राइट, ऑन ब्लॉक 2m, है ना। डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, फोर्स ऊपर की तरफ, एंगल 180 cos 180 -1, है ना। और यहाँ पे देखिए अगर इस टाइप का कोई पेंडुलम टाइप का एक बॉब है अपने पास एंड इस बॉब को हम इस पोजीशन से अगर रिलीज करते हैं तो ऐसे एक सर्कुलर पाथ में ये जाएगा, है ना। बॉब ऐसे एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा, अलग अलग पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होगा, वो कहानी सब हम देखेंगे सर्कुलर मोशन में। लेकिन देखिए किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जरा देखिए, जब सर्कुलर पाथ में जाएगा एंड टेंशन ऐसे रेडियली लग रहा होगा, आपका स्ट्रिंग ऐसे रेडियल पोजीशन में है, तो जैसे यहाँ पे एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कीजिए। यहाँ पे टेंशन इस तरफ लग रहा है, 90 डिग्री है ऑब्वियसली, है ना। ये सर्कम्फरेंस है, ये रेडियस है, तो भाई 90 डिग्री पे ही रहेगा। एंड यहाँ पे किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखिए, इस इंस्टेंट पे टेंशन ऐसे लग रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री से, यहाँ पे भी 90 डिग्री। एंड जब लोअर मोस्ट पॉइंट पे आ जाएगा तो भाई ऐसे इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। एंड फिर से टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है विच इज अगेन 90 डिग्रीज, करेक्ट। तो भाई यहाँ पे बताओ, जब ये पर्टिकुलर जब ये बॉब ऊपर से जब नीचे आ जाएगा
तो भाई ये टेंशन, खाली टेंशन की बात करते हैं, तो टेंशन कितना वर्क करेगा, देखिए ज़रा बताइए टेंशन कितना वर्क करेगा। ऑब्वियसली टेंशन 0 वर्क करेगा। 0 वर्क क्यों करेगा इस केस में? इन दिस केस टेंशन डज 0 वर्क। क्यों? क्योंकि हमेशा डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, एज टेंशन इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, है ना। टेंशन हमेशा एट एवरी पॉइंट डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है। नोट करिए फटाफट। ओके तो भाई टेंशन क्या वर्क कर सकता है? टेंशन पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 वर्क कर सकता है, जस्ट लाइक एनी अदर फोर्स, ठीक है, राइट। एक और सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, ग्रेविटी की बात कर लेते हैं, है ना। ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव वर्क करेगा, नेगेटिव वर्क करेगा या 0 वर्क करेगा, ये देख लेते हैं एक बार, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव करेगा या नेगेटिव करेगा या 0 करेगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव भी कर सकता है, नेगेटिव भी कर सकता है, 0 भी कर सकता है। जैसे मान के चलिए ये सिस्टम है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये सिस्टम है, इस बॉडी को आप खींच के इस तरफ ले जा रहे हैं, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स 2 mg इस तरफ लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है ना। तो ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्रीज हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो यहाँ पे ग्रेविटी कितना वर्क करेगा? यहाँ पे ग्रेविटी 0 वर्क करेगा, ठीक। हाँ, कोई और फोर्स हो सकता है इस पे लग रहा हो, नेटवर्क 0 नहीं कह रहे हम ये कह रहे हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये पर्टिकुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कोई वर्क नहीं करेगा इस पर्टिकुलर बॉडी पे इस टाइप के मोशन में। वही यहाँ पे देखिए, आपका 2 mg यहाँ पे किस तरफ लग रहा है? 2 mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, और ये बॉडी, इस सिस्टम को अगर हम रिलीज कर देते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट किस तरफ करेगा? डिस्प्लेसमेंट ये नीचे की तरफ करेगा, और ये स्मॉल m ऊपर की तरफ करेगा, ऑब्वियसली, है ना, अगर हम सिस्टम को रिलीज कर देंगे अंडर ग्रेविटी। ओके, इस m पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg किधर लग रहा है? देखो नीचे लग रहा है। तो आप बताओ भाई, ग्रेविटी क्या दोनों पे पॉजिटिव वर्क करेगा या एक पे पॉजिटिव एंड एक पे नेगेटिव करेगा? ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स डज पॉजिटिव वर्क ऑन 2m। देखिए फोर्स भी नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ, थीटा कितना है यहाँ पे? 0 डिग्री है, तो पॉजिटिव वर्क करेगा, राइट। एंड इस पे देखिए फोर्स नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, एंगल कितना? 180 डिग्री, नेगेटिव वर्क होगा, नेगेटिव वर्क ऑन m, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स 2 mg पॉजिटिव वर्क करेगा 2m ब्लॉक पे, ग्रेविटेशनल फोर्स mg नेगेटिव वर्क करेगा ऑन ब्लॉक स्मॉल m, राइट। फटाफट नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया भाई ग्रेविटेशनल फोर्स का कहानी, ठीक है। सिमिलरली एक और सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन पॉजिटिव वर्क करेगा, 0 वर्क करेगा, नेगेटिव वर्क करेगा, तीनों कोई भी पॉसिबल है। जैसे एक एग्जांपल ये ले लेते हैं, एक फिक्स्ड स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, इस पे आपने ब्लॉक को रिलीज कर दिया और भाई ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। ओके, तो इस ब्लॉक पे ग्रेविटी लग रहा होगा, उसकी बात नहीं करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन किस टाइप का वर्क करेगा? पॉजिटिव करेगा या नेगेटिव करेगा? ग्रेविटी भी वर्क करेगा। ग्रेविटी कितना करेगा ये आगे देखते हैं, आगे हम क्वेश्चन की तरह देखेंगे, करेक्ट। तो लेकिन इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये देखिए नॉर्मल क्या वर्क करेगा? पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। देखिए फटाफट, सिंपल सी बात है भाई। नॉर्मल कैसे लग रहा है? परपेंडिकुलर ऐसे लगता है। नॉर्मल कितना होता है ये सब हमने देखा है, अभी ज़रूरी नहीं है। लेकिन देखो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, नॉर्मल परपेंडिकुलरली लग रहा है, तो एंगल कितना है डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स नॉर्मल के बीच में? 90 डिग्री है। तो इस पर्टिकुलर केस में नॉर्मल कितना वर्क करेगा? नॉर्मल डज 0 वर्क। इस केस की हम बात कर रहे हैं, राइट। इन दिस पर्टिकुलर केस नॉर्मल 0 वर्क करेगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए, जैसे कोई बॉडी है, ये पर्टिकुलर बॉडी एक लिफ्ट में है, लिफ्ट ऊपर मूव कर रहा है, ठीक, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ कर रहा है।
तो भाई इस पर्टिकुलर ब्लॉक पे, लिफ्ट पे भी नॉर्मल लग रहा है लेकिन हम ब्लॉक पे देख रहे हैं, इस ब्लॉक पे नॉर्मल किधर लग रहा है भाई, ऑब्वियसली ऐसे लग रहा होगा नॉर्मल। तो ये नॉर्मल पॉजिटिव वर्क करेगा या नेगेटिव, ऑब्वियसली नॉर्मल के डायरेक्शन में इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो भाई क्या वर्क होगा फिर इस नॉर्मल का ऑन द ब्लॉक, ऑब्वियसली पॉजिटिव वर्क ऑन द ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल ब्लॉक पे किस टाइप का वर्क करेगा, अगर लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ब्लॉक भी लिफ्ट के अंदर है, लिफ्ट के साथ साथ डाउनवर्ड मूव कर रहा है, नॉर्मल तो ऊपर की तरफ ही लगेगा एन डैश, तो यहाँ पे नॉर्मल क्या वर्क करेगा, नॉर्मल डेफिनेटली, ठीक है नॉर्मल ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, तो नॉर्मल एन डैश डज नेगेटिव वर्क इन दिस पर्टिकुलर केस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। ऐसे ही आप कोई भी फोर्स ले लीजिए, इट कैन डू अ पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क, है ना। नोट करिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं फिर। ऑलराइट, तो चलिए कुछ सिंपल से न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। देखें नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, इफ अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ F बार 3i + 6j एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल मूविंग फ्रॉम, वो इनिशियल पोजीशन है i + 6j + k to R2 2i + 4j + 12k, फाइंड द वर्क डन बाय दिस पर्टिकुलर फोर्स। ये तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में तो फोर्स F बार दे ही दिया है, डिस्प्लेसमेंट क्या है जरा बताइएगा। F बार किससे बराबर, 3i + 16j, फोर्स XY प्लेन में लग रहा है, तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो भाई दिस माइनस दिस करते हैं, 2i - i क्या हो जाएगा, i कैप हो जाएगा, 4j - 6j, 4 - 2, 4 - 6 -2 हो जाएगा, -2j कैप, 12 के प्लस माइनस के, तो 12 - 1 ये हो जाएगा 11 के, डजेंट मैटर क्योंकि फोर्स तो XY प्लेन में है। ठीक, तो हमें क्या करना है भाई, F बार डॉट ds बार करना है, तो नेट वर्क डन, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, F बार डॉट s बार करके मैं लिख सकता हूँ, या Fs cos थीटा लिख सकता हूँ। Fs cos थीटा क्यों लिखा है, जब F बार है ऑलरेडी, S बार ऑलरेडी है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, i एंड i के जो भी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, j के मल्टीप्लाई करेंगे, k के मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर देंगे। देखिए 3 × 1 प्लस ये 16 है ना, 16 × -2 प्लस 16 × -2, तो कितना है भाई वर्क डन, एंड k तो 0 है, 0 × 11 तो वो तो 0 ही आएगा, तो कितना है फिर ये -32 + 3 कितना है फिर -29 जूल का वर्क हुआ है। अगर सब कुछ SI में है, ये न्यूटन है, एंड अगर आपका R2 और R बार मीटर में दिया है पोजीशन, तो ये वर्क इज 32 + 3 -32 + 3 विच इज -29 जूल, राइट। नोट करिए फटाफट। राइट, सिंपल सा क्वेश्चन, फोर्स कांस्टेंट है इसीलिए सीधा F बार डॉट S बार ले लिया। अगर फोर्स वेरिएबल है तो क्या करेंगे, आगे देख रहे हैं क्वेश्चन में। ओके, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन गिवन अ मास 10 kg इज अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन ऑन अ स्मूथ सरफेस। भाई स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन है ही नहीं, तो फ्रिक्शन का कोई मतलब है नहीं, राइट, तो वो पार्ट कट कर दे रहा हूँ। स्मूथ सरफेस पे ग्रेविटी रखा हुआ है, तो फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड नॉर्मल रिएक्शन आप ऐड कर लीजिए। फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड नॉर्मल रिएक्शन गिवन अ मास ऑफ 10 kg is applied a force of 10 Newton on a smooth horizontal surface and does a displacement of 2 मीटर। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हो रहा है इस स्मूथ सरफेस पे, तो ग्रेविटी कितना वर्क करेगा एंड ये फोर्स कितना वर्क करेगा एंड नॉर्मल रिएक्शन कितना वर्क करेगा। सिंपल सी बात क्या है भाई, ग्रेविटी और फोर्स, तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, कितना हो रहा है 2 मीटर हो रहा है, दैट्स फाइन। फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है चाहे जितना भी लग रहा हो 10 न्यूटन लग रहा है। अच्छा ग्रेविटी किस तरफ है, नीचे की तरफ mg,
नॉर्मल रिएक्शन इस केस में किस तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ। ठीक, तो आप बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड नॉर्मल कितना होगा। दोनों ग्रेविटी और नॉर्मल रिएक्शन दोनों क्या है, डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, ऑब्वियसली 0 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। एंड वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन भी क्या होगा, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन भी 0 होगा, बिकॉज एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट 0 है। एंगल बिटवीन ग्रेविटी एंड डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, 0 ही है। राइट, नोट कर लीजिए फटाफट। तो आंसर इज 0 ना, दोनों का आंसर 0 ही है। अच्छा, तो कौन वर्क कर रहा है, इस पे कौन वर्क कर रहा होगा। अगर पूछा होता व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स, ये जो एक्सटर्नल फोर्स F है, इसके कारण वर्क क्या होगा, ये कांस्टेंट है, तो वर्क इज F बार डॉट S बार। तो क्या हो जाएगा, F का वैल्यू कितना है, F का वैल्यू दे रखा है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, एंड कॉस 0 डिग्री है। बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल है, तो कॉस 0 1 ही होगा वो। ये हो जाएगा भाई आपका 20 जूल, है ना। तो वर्क डन कौन कर रहा है, यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है, वर्क ये एक्सटर्नल फोर्स खाली कर रहा है, नॉर्मल और mg इस पर्टिकुलर ब्लॉक पे 0 वर्क करेंगे जब ब्लॉक आपका आगे मूव करेगा। सिंपल, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सिंपल सा एक और क्वेश्चन। इन द अबव क्वेश्चन, इफ फोर्स इज एक्टिंग एट एन एंगल 37 degrees, find the work done by force F on the block when block does a displacement of 5 meter। तो ब्लॉक जब 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करेगा तो इस पर्टिकुलर फोर्स के कारण थीटा का वैल्यू दे रखा है 37। ठीक, तो आपको बताना है कि ये पर्टिकुलर फोर्स कितना वर्क करेगा। फिर से सिंपल सी बात, तो भाई ये पर्टिकुलर ब्लॉक कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, और आपका ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट है कि नहीं, डेफिनेटली ये कांस्टेंट है। तो भाई कांस्टेंट फोर्स के कारण वर्क कैसे निकालते हैं, सिंपल Fs cos थीटा, फटाफट बनाइए निकालिएगा, देखिए कितना आ रहा है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। क्या है फिर वर्क डन, F बार डॉट S बार, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा Fs cos थीटा। तो भाई थीटा कितना है यहाँ पे 37 डिग्री से, F कितना है 100, डिस्प्लेसमेंट 5, cos 37 कितना 4/5, तो 100 into 4, द आंसर इज 400 जूल वर्क करेगा। कौन, फिर से यही एक्सटर्नल फोर्स F, करेक्ट। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू इक्वल टू 0.1, तो चलिए भाई अगर फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट 0.1 है, देन फाइंड वर्क डन बाय ईच फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 10 kg। ईच फोर्स मतलब क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे, एक्सटर्नल फोर्स, ग्रेविटी, नॉर्मल और फ्रिक्शन। तो इन सारे के कारण हमें फोर्स वर्क निकालना है इन 2 सेकेंड्स। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है, टाइम दिया है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो टाइम को यूज करके हम डिस्प्लेसमेंट को पहले निकाल लेंगे। गिवन द ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट, ब्लॉक इनिशियली रेस्ट पे है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 है। तो भाई क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, ये फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg, g का वैल्यू यूज g इक्वल टू 10, ओके, क्वेश्चन में दे रखा है, राइट। तो mg का वैल्यू 10g, तो 10 into 10 ये 100 न्यूटन हो जाएगा। फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, म्यू इंटू नॉर्मल हो सकता है। तो भाई म्यू का वैल्यू कितना, म्यू का वैल्यू 0.1 इंटू नॉर्मल, नॉर्मल कितना होगा भाई बताइए, नॉर्मल, नॉर्मल किससे बराबर, mg के बराबर ही होगा, तो नॉर्मल भी 100 न्यूटन है। तो फ्रिक्शन कितना है 0.1 इंटू 100, दैट इज 10 न्यूटन। तो ये पर्टिकुलर ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा,
डेफिनेटली मूव करेगा। तो एक फ्रिक्शन लग जा रहा है, कितना लग रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल लग रहा है, लेकिन एक्सटर्नल तो 100 है तो डेफिनेटली मूव करेगा। फ्रिक्शन का वैल्यू 10 न्यूटन है। तो ये ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा, डेफिनेटली मूव करेगा। कितना मूव करेगा देख लेते हैं, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। कितना है एक्सेलरेशन, F 100 है, फ्रिक्शन 10 है, तो फोर्स माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यही है ना बड़ी, नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ही ये जाएगा। तो भाई ये एक्सेलरेशन कितना, 100 एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शन 10, 100 माइनस 10 इक्वल टू 90 है। किससे बराबर, मास कितना 10 इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपका आ जा रहा है 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन आ जा रहा है। अब भाई डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं कितने टाइम में आपको देखना है, 2 सेकेंड्स में। तो 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, तो डिस्प्लेसमेंट किससे बराबर, हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाफ ए का वैल्यू 9 इंटू 2 स्क्वायर, एक 2 कटेगा, 9 2 18, तो 18 मीटर का आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, ये भी फिक्स हो गया। अब आपको क्या करना है भाई, इस 2 सेकेंड्स में जब आपका बॉडी 18 मीटर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, आपको नेट वर्क डन निकालना है। नेट वर्क नहीं, वर्क डन बाय ईच फोर्स निकालना है। फाइंड द वर्क डन बाय ईच फोर्स ऑन द ब्लॉक। ठीक है, निकालिए फटाफट। क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, ग्रेविटी और नॉर्मल, राइट। ये दोनों कितना वर्क करेंगे, ग्रेविटी नीचे ये 90 डिग्री, नॉर्मल ऊपर ये 90 डिग्री। ग्रेविटी एंड नॉर्मल तो वर्क 0 करेंगे, तो वो बगल में लिख लेते हैं, वर्क डन बाय नॉर्मल एंड ग्रेविटी इक्वल टू 0। ठीक है, नॉर्मल एंड ग्रेविटी कोई वर्क नहीं करेगा क्योंकि वो तो परपेंडिकुलरली लग रहे हैं। और बाकी के 2 फोर्सेस क्या है, एक तो ये एक्सटर्नल फोर्स है और ये फ्रिक्शन है। तो एक एक के वजह से वर्क निकालते हैं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल एफ, तो वर्क डन बाय कैपिटल एफ किससे बराबर, फोर्स कांस्टेंट है तो एफ बार डॉट एस बार। फोर्स कितना 100, डिस्प्लेसमेंट कितना 18 मीटर, और दोनों के बीच में एंगल cos 0 डिग्री, तो cos 0 1, 100 इंटू 1800 जूल वर्क कर रहा है। कौन, ये एक्सटर्नल फोर्स 1800 जूल वर्क कर रहा है। ओके, वर्क डन बाय फ्रिक्शन जरा देखिए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फिर से स्मॉल एफ डॉट डी एस, स्मॉल एफ बार डॉट डी एस, फोर्स फ्रिक्शन इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ। तो भाई क्या हो जाएगा, ये एफ इंटू एस इंटू कॉस 180 डिग्री हो जाएगा। फ्रिक्शन डेफिनेटली इस केस में नेगेटिव वर्क करेगा, है ना। तो बॉडी आगे मूव कर रहा है, ये फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव, कॉस 180 माइनस 1, तो कितना फिर माइनस फ्रिक्शन कितना, फ्रिक्शन 10, डिस्प्लेसमेंट कितना 18, 10 इंटू 18, तो ये हो गया भाई फ्रिक्शन माइनस 180 जूल वर्क कर रहा है। और भाई इस पर्टिकुलर ब्लॉक पे नेट वर्क डन क्या होगा, नेट वर्क डन 1800 माइनस 180 जो कि 1620 जूल हो जाएगा, प्लस 1620 का वर्क होगा इस पर्टिकुलर ब्लॉक पे इन 2 सेकेंड्स, राइट। ऑल राइट, नोट करिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सिंपल सा क्वेश्चन, बट देखिए थोड़ा ध्यान से। अब फोर्स आप ऐसे लगा रहे हैं, तो देखिए भाई यहाँ पे आपका कुछ चीज़ें बदल जाएंगे, प्रॉपरली कीजिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व, आसान क्वेश्चन है। इन द अबव क्वेश्चन, इफ force 100 Newton acts at an angle of 37 degrees and given coefficient of friction is 0.1, then find the work done by each force on the block of mass 10 kg in time 2 seconds, right। फिर से आपको इस टाइम 2 seconds में ही वर्क निकालना है, लेकिन यहाँ पे जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है तो वो 37 डिग्रीज पे लग रहा है, हॉरिजॉन्टल नहीं लग रहा है। तो इसके कारण क्या होगा, क्या चेंज आ जाएगा ये फोर्स चेंज करने के कारण। एक तो भाई वर्क डन बाय दिस पर्टिकुलर फोर्स, ये फोर्स का आपको कॉस थीटा जब लेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेने का, एक तो ये हो गया। दूसरा एक और चीज़ जो चेंज होगा, थोड़ा केयरफुल रहिए, इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है जिसके वजह से नॉर्मल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नॉर्मल कम होगा तो फ्रिक्शन कम होगा,
तो भाई फ्रिक्शन अलग आएगा वैल्यू, एक्सेलरेशन भी आपको निकालना पड़ेगा, डिफरेंट होगा, राइट। तो करिए फटाफट, आसान क्वेश्चन है। तो ये फोर्स है, ये एंगल 37 डिग्रीज है। तो ज़रा देखिए इसका FBD बनाएंगे तो देखिए क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। F cos थीटा इस तरफ, कितना F cos थीटा 100 cos 37 4/5, तो ये हो गया 80 न्यूटन, है ना फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके, फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, Fy मान लेते हैं 100 sin 37, तो 100 इंटू 3/5, तो ये हो जाएगा 60 न्यूटन। फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 80 न्यूटन है और वर्टिकल कंपोनेंट 60 न्यूटन है। इसके अलावा और क्या होंगे, ये हो गया आपका mg किससे बराबर, g का वैल्यू एज यूजुअल 10 लेंगे, क्वेश्चन में दिया होगा वो। m का वैल्यू कितना 10 इंटू 10, ये हो जाएगा 100 न्यूटन, हो गया। ओके, नॉर्मल ज़रा बताइए क्या होगा, नॉर्मल चेंज हो जाएगा, तो भाई आपका जो नया फ्रिक्शन होगा दैट विल ऑल्सो बी डिफरेंट। तो देखिएगा ज़रा यहाँ पे क्या है, नॉर्मल क्या हो जाएगा, देखिए ज़रा, नेट फोर्स y डायरेक्शन में 0, क्योंकि भाई इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन 0, ये तो एक्सेलरेट करेगा ओनली, अगर करेगा तो ओनली x डायरेक्शन में करेगा। ओके, तो देखिए नॉर्मल कितना हो जाएगा आपका Fy प्लस नॉर्मल किससे बराबर, Fy प्लस नॉर्मल mg के बराबर, जो कि 100 न्यूटन है। तो Fy कितना है 60 प्लस नॉर्मल इक्वल टू mg कितना है 100। तो भाई यहाँ से आपका नॉर्मल कितना आ रहा है, नॉर्मल 40 न्यूटन आ रहा है, करेक्ट। तो नॉर्मल इज 40 न्यूटन, करेक्ट। ओके, नॉर्मल 40 न्यूटन है, म्यू का वैल्यू 1 है, अच्छा म्यू 0.1 है, अच्छा म्यू को 1 कर लीजिए, ठीक, म्यू का वैल्यू 1 कर लीजिए, डजेंट मैटर, आपने 0.1 किया है तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, F का मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल, तो ये हो जाएगा 1, मैं 1 ले रहा हूँ, 1 इंटू नॉर्मल 40 है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन 40 न्यूटन लग सकता है। ओके, एक्सटर्नल फोर्स मतलब पुलिंग फोर्स, हॉरिजॉन्टली पुलिंग फोर्स कितना है 80 न्यूटन है, तो भाई फिर डेफिनेटली फ्रिक्शन कितना लगेगा 40 न्यूटन लगेगा, लेकिन तब भी ये ब्लॉक आगे एक्सेलरेट करेगा। तो चलिए अब एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। नेट फोर्स खाली x डायरेक्शन में होगा, नेट फोर्स किससे बराबर, फोर्स का x कंपोनेंट माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो भाई फोर्स का एक्सटर्नल फोर्स का x कंपोनेंट 80, फ्रिक्शन 40, मास 10 इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आपका एक्सेलरेशन आ जा रहा है, कितना आ रहा है एक्सेलरेशन 80 माइनस 40 अपॉन 10, तो ये आ जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलराइट, कितना टाइम इनिशियली रेस्ट पे है आपके पास, कितने टाइम है 2 सेकेंड्स है, तो 2 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट हाफ AT स्क्वायर होगा, हाफ एक्सेलरेशन 4 इंटू 2 स्क्वायर, तो भाई 2 कटेगा, 4 2, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन में 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो सारी चीज़ें आ गए, नेट फोर्स हमें पता है, x में फोर्स पता है, y में फोर्स पता है, सब कुछ पता है, नॉर्मल पता है, फ्रिक्शन पता है, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 2 सेकेंड्स में 8 मीटर हो रहा है, वो भी हमने निकाल लिया। अब आप निकाल लीजिए वर्क डन बाई ईच फोर्स, भाई कौन से फोर्स वर्क करेंगे, क्या एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा, डेफिनेटली पॉजिटिव वर्क करेगा, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, और ये एंगल एक्यूट एंगल तो करेगा, नॉर्मल रिएक्शन 0 वर्क करेगा, mg 0 वर्क करेगा, फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क करेगा। कितना कर रहा है निकाल लीजिए फटाफट, एक एक बॉडी कितना वर्क कर रहा है यही आपको निकालना है। ओके, निकालिए फटाफट। राइट, तो डिस्प्लेसमेंट 8 हुआ है, आपका फोर्स एक्सटर्नल फोर्स 100 है एंगल 37 पे, तो ग्रेविटी और नॉर्मल तो वर्क नहीं करेंगे, वो तो 0 हो गया। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन आपका ऐसा है ना, कहानी ये है, अब
ये ब्लॉक है, ये एक्सटर्नल फोर्स है, एंगल 37 डिग्री, एक्सटर्नल फोर्स 100 न्यूटन, ये mg जो कि 100 न्यूटन था, ये नॉर्मल, ठीक, एंड ये फ्रिक्शन जो कि 40 न्यूटन था, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 8 मीटर हुआ है, ये हमने निकाल लिया। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय कैपिटल F एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन, यही निकालना है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन किससे बराबर, Fs cos 180, तो फ्रिक्शन कितना भाई 40 लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 8 हुआ है, एंड cos 180 -1, तो 8 4 32 माइनस 320 जूल का वर्क कर रहा है आपका फ्रिक्शन। सिंपल हो गया। एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क कर रहा है, कैपिटल Fs cos एंगल इज 37 डिग्रीज, है ना, मतलब F cos 37 नथिंग बट इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, राइट। एनीवे लगा देते हैं 100, डिस्प्लेसमेंट 8, cos 30 45, राइट। तो 80 इंटू 8 640 जूल वर्क कर रहा है, पॉजिटिव वर्क कर रहा है आपका एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल F, एंड फ्रिक्शन वर्क कर रहा है कितना -320 जूल। नॉर्मल एंड mg कितना वर्क करेंगे, वर्क डन बाय नॉर्मल एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी mg इक्वल टू 0। क्यों 0, क्योंकि दे आर परपेंडिकुलर टू द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, राइट। आपका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, तो आपका ग्रेविटी एंड नॉर्मल दोनों इस डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर है, इसीलिए वो कोई वर्क नहीं करेंगे। ऑलराइट, नोट कर लीजिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और वेरी बेसिक क्वेश्चन। फाइंड द वर्क डन ऑन अ पार्टिकल m, ये पार्टिकल, ये ब्लॉक है पार्टिकल की तरह जिसका मास m कंसिडर कर रहे हैं, बाय ग्रेविटी व्हेन इट स्लिप्स डाउन द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। तो ग्रेविटी कितना वर्क करेगा ऑन दिस पर्टिकुलर ब्लॉक व्हेन इट स्लिप्स डाउन द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। थोड़ा केयरफुल रहिए, बताइए क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या फोर्स mg डिस्प्लेसमेंट s इंटू कॉस थीटा आएगा क्या, देखिए जरा, mg cos थीटा इंटू एस आएगा या mg sin थीटा इंटू एस आएगा, थोड़ा केयरफुली सोचिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, बल्कि बहुत सिंपल है। देखो भाई, ये mg है, ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रहा है ना, तो ग्रेविटी ऐसे इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ये हो गया mg, और ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, ठीक है। तो इनके बीच में एंगल थीटा है या 180 माइनस थीटा है, ये वाला एंगल कितना है भाई, ये एंगल 180 माइनस थीटा है। तो आपको ऐसे अगर फॉर्मूला की तरह जाना है Fs cos थीटा, क्योंकि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है, तो वर्क डन हो जाएगा F बार डॉट S बार, दैट इज Fs cos थीटा। यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन दिस ब्लॉक क्या हो जाएगा, देखिए जरा, mg, फोर्स mg है, डिस्प्लेसमेंट s है, एंड भाई mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या है, cos 90 माइनस थीटा, सॉरी 180 माइनस थीटा मैंने लिख दिया भाई, 90 माइनस थीटा है ना, ये 90 माइनस थीटा है, तो क्या हो जाएगा फिर ये mg s cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा, सॉरी mg s sin थीटा हो जाएगा, mg s sin थीटा। नोट करिए इसको, बल्कि एक और वे में भी आप सोच सकते हैं। जरा बताइए, हमने क्या कहा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, या डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इनटू फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो जरा यहाँ पे देखिए, आप डायग्राम को थोड़ा, आप इस पर्टिकुलर mg का डाउन द इंक्लाइन कंपोनेंट जरा बताइए क्या है। ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि ये mg है, mg का ये डाउनवर्ड कंपोनेंट क्या है, mg sin थीटा, और mg का ये वाला कंपोनेंट हो जाता है mg
कॉस थीटा, ये तो याद है सबको, न्यूटन्स लॉस में कई बार हमने इसको यूज किया है। तो आप बताओ भाई कौन सा कंपोनेंट वर्क करेगा, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, इस तरफ है, तो वर्क डन मैं सीधा सीधा क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन बाई, हाँ एफ नहीं, वर्क डन बाई एम जी, किससे बराबर, डायरेक्टली एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, फोर्स का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू एस, राइट, विच इज एम जी एस साइन थीटा। बात एक ही है, चाहे ऐसे सोचिए बात एक ही है, लेकिन जनरली ऐसे ही करेंगे। बेसिक चीज़ है, इस फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कंपोनेंट एम जी साइन थीटा है, एम जी साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका वर्क डन बाई ग्रेविटी हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में, राइट। नोट कर लीजिए फटाफट। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कई सारे जो आगे चल के ये सबका एक्यूमुलेट करके भाई पूरा इन्फॉर्मेशन, ये पूरा सारे चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। एसेंशियली जो भाई अब तक जो भी न्यूटन्स लॉस एंड फ्रिक्शन में जो सारे फोर्सेस हम देख रहे थे, नॉर्मल देख रहे थे, टेंशन देख रहे थे, ग्रेविटी देख रहे हैं, फ्रिक्शन देख रहे हैं, तो भाई ये सारे फोर्सेस अलग अलग क्वेश्चंस में कैसे वर्क करते हैं, कितना वर्क करते हैं, यही सब हम देख रहे हैं, राइट। सारे बेसिक क्वेश्चंस है, वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चंस, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, ग्रेविटी एक तो भाई क्या है, कांस्टेंट फोर्स है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन हम क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा एफ बार डॉट एस बार करके लिख सकते हैं। अब देखिए, इंस्टेड ऑफ ऐसे इंक्लाइन प्लेन के बजाय अगर पाथ ब्लॉक जो है ये पर्टिकुलर कर्व पाथ में आता है, तो वर्क डन एफ बार डॉट डी एस बार से तो नहीं निकाल पाएंगे, है ना। निकाल सकते हैं वैसे, मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी आप खुद सोचिए, क्या मुझे एफ बार डॉट डी एस बार का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कांस्टेंट फोर्स। मैं क्या कर सकता हूँ, एफ बार डॉट डी एस बार का इंटीग्रेशन करना है मुझे, एफ बार डॉट डी एस बार। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाता है, एफ बार डॉट एस बार, है ना। बात तो वही होगी। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है ना। इनिशियल से फाइनल पॉइंट ये वेक्टर बना लीजिए, तो ये हो गया भाई आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस बार। तो भाई इस mg का, इस कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट की तरह सोच सकते हैं। क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, mg, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल थीटा है, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट mg साइन थीटा है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी किससे बराबर, सीधा सीधा यहाँ पे भी mg साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट एस। ठीक है, आगे चल के ग्रेविटेशन के बारे में और पढ़ेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, एंड इसका कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये सब आगे हम देखने वाले हैं। लेकिन डजेंट मैटर कि भाई आप ये वाला पाथ ले रहे हैं या ये वाला पाथ ले रहे हैं या कोई और रैंडम पाथ लेके वापस आप इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रहे हैं, सारे केसेस में ग्रेविटी क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है एस, ग्रेविटी इस तरफ लग रहा है, ग्रेविटी का इधर डायरेक्शन में कंपोनेंट mg साइन थीटा है क्योंकि ये वाला एंगल थीटा है ना। तो भाई वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, mgs साइन थीटा, एज सिंपल एज दैट, राइट। नोट कर लीजिए फटाफट। तो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि कांस्टेंट है फोर्स। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द अबव क्वेश्चन इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द इंक्लाइन इज म्यू, तो भाई अब ये एक रफ इंक्लाइन प्लेन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी, फ्रिक्शन एंड नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इफ ब्लॉक स्लिप्स अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। तो भाई एक ब्लॉक को आप मान के चलिए टॉप पॉइंट पे रिलीज कर रहे हैं, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि नीचे स्लिप कर रहा है ये, तो जब ऊपर से नीचे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाता है तो आपको बताना है व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय और भी जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, एंड नेट वर्क आपको निकालना है व्हेन इट मूव्स डाउन द इंक्लाइन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, फटाफट ट्राई मारिए। क्या होगा, एफबीडी इसका बनाएंगे,
तो ये आपको पता है क्या, mg sin थीटा, ये आपको पता है mg cos थीटा। नॉर्मल क्या करेगा, mg cos थीटा को बैलेंस करेगा, एंड इनके अलावा एक फोर्स लग रहा है, रफ इंक्लाइन है तो ये फ्रिक्शन लग रहा है, म्यू इंटू नॉर्मल लगेगा, क्योंकि कह दिया है क्वेश्चन में स्लिप हो रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा या काइनेटिक लगेगा ये चेक करने की जरूरत नहीं है, काइनेटिक लगेगा बिकॉज इट इज स्लिपिंग, काइनेटिक तो म्यू एन होता है। अच्छा ये नॉर्मल किससे बराबर, नॉर्मल mg cos थीटा के बराबर, तो भाई ये फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन विल बिकम म्यू mg cos थीटा। ओके, ये है भाई सारे फोर्सेस जो इस पर्टिकुलर ब्लॉक पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, वर्क डन बाय ग्रेविटी। फटाफट बताइए, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी का mg sin थीटा कंपोनेंट वर्क करेगा या mg cos थीटा, जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है वो mg sin थीटा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mg sin थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट s। ये हो गया। और कौन वर्क करेगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जरा बताइए क्या हो जाएगा, ब्लॉक नीचे स्लिप कर रहा है, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, कितना लग रहा है, म्यू mg cos थीटा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा माइनस म्यू mg cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट s। ठीक है, कोई और फोर्स वर्क करेगा क्या, देखिए जरा, कोई और फोर्स, मतलब यहाँ पे नॉर्मली तो लग रहा है, mg cos थीटा तो वर्क नहीं करेगा, ये mg का कंपोनेंट हो गया डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, ये तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अच्छा, नॉर्मल भी क्या डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर है, यस, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना है, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0 है, एज cos 90 इज 0। ठीक है, हो गया, ये हो गया भाई सारे वर्क डन। तो नेट वर्क डन कितना है, नेट वर्क डन इज mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट s, है ना, दिस प्लस दिस mg sin थीटा इंटू एस माइनस म्यू mg cos थीटा इंटू एस, तो यही हो गया। तो बल्कि इस पे आप नेट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते थे, नेट फोर्स mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट s, ये आपका आ जाएगा नेट वर्क डन। राइट, नोट करिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन एक सिंपल सा एक और क्वेश्चन। तो भाई कई सारे एग्जांपल्स देख रहे हैं जिसमें कई सारे डिफरेंट फोर्सेस अलग अलग वे में वर्क करते हैं, एंड भाई कोई भी फोर्स अगर कांस्टेंट है तो सीधा एफ बार डॉट एस बार ले लेना है। अब मैक्सिमम जो फोर्सेस अभी हम देख रहे हैं ये सारे कांस्टेंट ही है, नॉन कांस्टेंट या वेरिएबल फोर्सेस का वर्क भी हम निकालते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन, सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट इक्वल टू 0। तो भाई ये आपका नॉर्मल आउटपुट मशीन है जिसमें एक m लगा है, दूसरा 2m लगा है। तो आपको बताना है एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट, टेंशन t निकालना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच ब्लॉक इन 3 सेकेंड्स निकालना है, नेट वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस ऑन ईच बॉडी निकालना है, नेट वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस ऑन ईच बॉडी इन 3 सेकेंड्स, इन 3 सेकेंड्स ये निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच ब्लॉक निकालना है आफ्टर 3 सेकेंड्स, और फिर भाई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आगे का फंडामेंटल बेस यहीं से हम बना रहे हैं, कंपेयर काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन ऑन ईच बॉडी। वैसे एकदम लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, क्या बताया था, कोई भी फोर्स अगर वर्क करता है वो किस में रिजल्ट करता है, इट रिजल्ट्स इन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो वही हम ये 6th बिट में कंपेयर करेंगे कि भाई एक एक ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज हो रहा है एंड उस पर्टिकुलर ब्लॉक पे टोटल कितना वर्क हुआ है। ऑब्वियसली दोनों बराबर आना चाहिए, वो तो आपका थियरम है, वो आगे लिखेंगे, अभी बस कंपेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई दोनों बराबर है, राइट। नोट करिए फटाफट, क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन भाई चीज़ें तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डायरेक्ट है, फटाफट सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए। पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, एफबीडी बना लीजिए, ये सब तो किया है ऑलरेडी न्यूटन्स लॉस में, फॉर्मूला याद है तो सीधा लगाइए, वरना आप इक्वेशंस बना लीजिए, डजेंट मैटर। तो क्या है,
ये है भाई 2mg, ये है टेंशन T, ये है mg, इस पे टेंशन T। तो सिस्टम रिलीज किया है रेस्ट से, तो ये नीचे एक्सेलरेट करेगा और ये ब्लॉक उतने ही एक्सेलरेशन से, सेम एक्सेलरेशन से ऊपर एक्सेलरेट करेगा बिकॉज कनेक्टेड टू अ सिंगल स्ट्रिंग। तो 2mg का इक्वेशन क्या होगा? 2mg माइनस टी इक्वल टू 2m इंटू एक्सेलरेशन, हो गया। mg का इक्वेशन क्या होगा? t माइनस mg इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन। दोनों को ऐड कर लीजिए, t और t कट गया, 2mg माइनस mg इज mg इक्वल टू 2 + 1 3m इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया फिर m और m कटा, एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया g/3, राइट। तो g 10 बोला है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट, ये हो गया। ऑलराइट, यहाँ पे एक और चीज़ ले लेते हैं हम, m का वैल्यू को 1 kg ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल सारे निकाल रहे हैं आंसर, वरना m के टर्म्स में रह जाएगा। m 1 kg है तो ये 1 kg है, ये 2 kg का ब्लॉक हो जाएगा, है ना। तो एक 1 kg है और दूसरा 2 kg का ब्लॉक, करेक्ट। तो एक्सेलरेशन निकाल लिया, फिर क्या निकालना है? एक्सेलरेशन है 10 इंस्टेंट आ गया, टेंशन निकालना है। टेंशन कैसे निकालेंगे? कोई एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये सेकंड वाले इक्वेशन में मैं सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ। t माइनस mg, m का वैल्यू 1 इंटू g10 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 1 इंटू एक्सेलरेशन 10/3। तो भाई टेंशन किससे बराबर इधर आएगा? तो 10 + 10/3, 3 एलसीएम लेंगे, 30 + 10 40, 40/3 न्यूटन आपका टेंशन हो गया। ये स्ट्रिंग में, तो टेंशन इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग T इज 40/3 न्यूटन। ये सब तो बहुत बार कर चुके हैं, एनएलएम में भी कर चुके हैं। देखिए फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्प्लेसमेंट निकालिए एक बॉडी का 3 सेकंड्स में। अब भाई एक्सेलरेशन आ गया है तो 3 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट तो आ ही जाएगा, वो भी निकाल लीजिए फटाफट। बॉडी सिस्टम रेस्ट से रिलीज किया है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, u 0 है तो हाफ एटी स्क्वायर हो जाएगा, हाफ 10/3 इंटू टी स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो ये हो गया भाई आपका डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो जाएगा? 2 कटेगा 5, 1 3 कटा, 5 3 15 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट है 3 सेकंड्स में। ये भी आ गया, है ना। सारी चीज़ें आ गए, जो चीज़ें मतलब वर्क के अलावा बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे हमने निकाल लिया है। एक्सेलरेशन आ गया 10/3, टेंशन आ गया 40/3 एंड डिस्प्लेसमेंट आ गया 15 मीटर, है ना। तो नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट हमें निकालना है नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन ईच बॉडी। एक एक बॉडी पे सारे फोर्सेस मिला के कितना वर्क हो रहा है ये निकालना है। जैसे देखिए भाई, ये m kg, ये m और वो 2m, है ना। तो m पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो क्या है? mg है और टेंशन है। टेंशन कितना? 40/3 निकाला हुआ है और mg कितना? 1 इंटू 10 न्यूटन है। सिमिलरली उस 2m ब्लॉक पे 2mg नीचे है तो ये हो गया 2 इंटू 10 20 न्यूटन एंड इस पे टेंशन ऊपर लग रहा है कितना? 40/3, है ना। ओके, एंड भाई दोनों का एक्सेलरेशन निकल गया एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है? इसका नीचे की तरफ होगा डिस्प्लेसमेंट कितना? 15 मीटर 15 मीटर एंड इसका ऊपर होगा डिस्प्लेसमेंट, ऊपर की तरफ होगा डिस्प्लेसमेंट कितना? 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है। तो भाई सारे फोर्सेस रिप्रेजेंट कर लिए हैं, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर लिया है। निकालना क्या है? नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन ईच बॉडी इन 3 सेकंड्स। तो पहले ये 10 kg वाला 1 kg वाला ब्लॉक को देख लेते हैं। तो भाई नेट वर्क डन क्या हो रहा है? टेंशन कितना वर्क करेगा? पॉजिटिव वर्क करेगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर टेंशन ऊपर, तो 40/3 इंटू 15, है ना। ये क्या हो जाएगा? वर्क डन बाई टेंशन। ग्रेविटी नेगेटिव वर्क करेगा तो -10 इंटू 15,
ये हो गया भाई नेट वर्क डन इस पर्टिकुलर ब्लॉक पे। ये 5 कट रहा है, 5 4 20, 200 माइनस 150, 50 न्यूटन नेट वर्क डन है ऑन m। ठीक है, ऑन 2m। नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो नेट वर्क डन इस 2m पे क्या हो जाएगा, 20 माइनस या 20 इंटू 15। ये ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क कर रहा है, टेंशन इस पे नेगेटिव वर्क कर रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे टेंशन ऊपर, तो 40/3 इंटू 50, राइट। 3 5 5 4 20, 200 एंड भाई यहाँ से कितना 300 माइनस 200 ये है 100 जूल, राइट। सॉरी ये 50 जूल है और ये 100 जूल है ना। वर्क की बात हो रही है। ओके, तो नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन ईच बॉडी ये भी हमने निकाल लिया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच बॉडी, तो भाई 3 सेकंड्स में जब आपका एक्सेलरेशन 10/3 है तो 3 सेकंड्स के बाद कोई भी बॉडी का वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, तो आपका एक्सेलरेशन आया था कितना 10/3, तो 3 सेकंड्स के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v = u + 80। तो v का फाइनल वेलोसिटी 80 हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे करता हूँ अलग से, दोनों बॉडीज का सेम होगा, वेलोसिटी दोनों का सेम होगा, ऑब्वियसली कंस्ट्रेंट है। v = u + 80 करते हैं तो u तो 0 है, एक्सेलरेशन आया था 10/3, 3 सेकंड्स के बाद पूछा है, तो स्पीड कितना है भाई 10 मीटर पर सेकंड है, दोनों बॉडीज का 10 मीटर पर सेकंड है 3 सेकंड्स के बाद। तो देखो भाई फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये हो गया, वर्क निकाल लिया, ये नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस है, करेक्ट। तो भाई देखिए काइनेटिक एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इनिशियल 0 है, फाइनल देखिए कितना है, हाफ mv², हाफ इंटू मास 1 kg लिया था 1 इंटू v कितना है 10 स्क्वायर 100/2 कितना है भाई एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 50 जूल है। वैसे काइनेटिक एनर्जी के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन आप तो जानते ही हैं काइनेटिक एनर्जी आपका हाफ mv² है, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो भाई देखो जरा कंपेयर करो, टोटल वर्क कितना हुआ है 50 जूल। काइनेटिक एनर्जी में चेंज देखो भाई, फाइनल 50 है, इनिशियल कितना है 0, 50 माइनस 0 भाई कितना है 50 जूल ही है। सिमिलरली उस पर्टिकुलर पे देखिए, इस पर्टिकुलर ब्लॉक पे इसका भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था, रेस्ट पे था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। तो जरा देखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसका कितना है, हाफ mv², हाफ मास 2m है, 2m का मतलब 2 kg इंटू v² 10 स्क्वायर, तो भाई कितना वर्क आ रहा है, सॉरी कितना काइनेटिक एनर्जी है 100 जूल है। ज़रा कंपेयर कीजिए फिर से, टोटल वर्क कितना हुआ है 100 जूल और काइनेटिक एनर्जी किस वैल्यू से बड़ा है 100 जूल से बड़ा है। तो एसेंशियली जब कोई भी बॉडी पे वर्क होता है तो दैट वर्क ट्रांसलेट्स एज काइनेटिक एनर्जी नहीं, इट ट्रांसलेट्स इनटू या इट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। तो वही यहाँ पे अभी भी हमने थ्योरम नहीं लिखा है, हमने क्या किया है, एक एग्जाम्पल की तरह देखा है कि भाई जितना वर्क हुआ है उस बॉडी पे उतना ही क्या आया है, उतना ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया है दोनों पे। ऑब्वियसली एक एक फोर्स की वजह से देखना होगा या नेट वर्क डन देखना पड़ेगा उस बॉडी पे। नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करके हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ऑल राइट, तो एक और पार्ट बना लेते हैं where we will be talking about work done by different variable forces। तो सीधी सी बात है, dw आप क्या लिखेंगे, F बार डॉट ds बार। अगर आपको नेट वर्क चाहिए तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dw, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ F बार डॉट ds बार। अगर आपका फोर्स कांस्टेंट है, if F bar is constant तो क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन किससे बराबर, इंटीग्रेशन ऑफ F बार डॉट ds बार। अगर आपका भाई F बार कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा एंड क्या हो जाएगा फिर ये F बार डॉट s बार हो जाएगा। कई एग्जाम्पल देख चुके हैं। अगर आपका फोर्स वेरिएबल है तो आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको वो वेरिएबल फोर्स इस इंटीग्रल में लगाना पड़ेगा एंड आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जो भी फंक्शन है, जो भी फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन आपको लगाना पड़ेगा एंड एक वेरिएबल में कन्वर्ट करके आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यू हैव टू इंटीग्रेट, ऑब्वियसली इंटीग्रेट इफ फोर्स इज वेरिएबल, है ना, सिंपल सी बात, राइट। नोट करिए फटाफट। ऑलराइट, देखिएगा एक सिंपल सा एग्जांपल जहां पे आपका बॉडी पे वेरिएबल फोर्स लग रहा है। देखिए वेरिएबल फोर्स F बार इक्वल टू 2x प्लस 10 न्यूटन लग रहा है। when body moves from x equal to 10 to x equal to 20, you have to find the work done by this particular force when displacement is along the x axis। देखिए x equal to 10 से x equal to 20 तक जा रहा है, along the x axis जा रहा है, करेक्ट। तो भाई जब along the x axis displacement हो रहा है तो क्या मैं displacement ds को, जैसे ये ds है, instead of ds can I take it as dx? डेफिनेटली मैं डिस्प्लेसमेंट ds को dx मान सकता हूँ, यस करेक्ट। तो फिर क्योंकि मेरा फंक्शन f बार x के टर्म्स में है इसीलिए मैं डिस्प्लेसमेंट को भी dx के टर्म्स में कर दे रहा हूँ। हो गया बस कहानी। क्या करना है फिर अब वर्क डन, इंटीग्रेशन ऑफ f बार डॉट dx के बजाय dx बार कर लेते हैं। dx तो x एक्सिस के डायरेक्शन में, पॉजिटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में। तो देखिए क्या हो रहा है फिर, ये इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 10 i कैप डॉट dx बताइए किस डायरेक्शन में, ये भी i कैप है, dx i कैप हो गया। i कैप डॉट i कैप इज 1, तो सीधा सीधा क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 10 dx। ये तो सिंपल है भाई, क्या है 2x dx का इंटीग्रेशन क्या है, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 10 dx का इंटीग्रेशन 10x हो जाएगा। अब मुझे लगाना होगा लिमिट। लिमिट क्या है भाई, x इक्वल टू 10 से x इक्वल टू 20 तक जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क कितना कर रहा है। सिंपल सा इंटीग्रेशन से आपका काम चल जाएगा, कर लीजिए फटाफट, फिनिश कर लीजिए। तो अपर लिमिट 20 स्क्वायर प्लस 20 इंटू 10, तो क्या है भाई 20 स्क्वायर प्लस 20 इंटू 10, जो कि क्या हो जाएगा 600, 400 प्लस 200 600, माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 10, ठीक है। तो 20 स्क्वायर 400, 400 प्लस 200 600, 600 माइनस 200, तो ये हो जाएगा भाई कितना वर्क हो रहा है 400 जूल का वर्क हो रहा है by this particular variable force when that particular body is moving from x equal to 10 to x equal to 20 मीटर, ठीक है। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट along the x axis हो रहा है तो उस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट ds को मैं dx मान सकता हूँ या ds बार को dx i कैप मान सकता हूँ। तो वही ले लिया है भाई, यहाँ पे आपका जो फोर्स है 2x प्लस 10 i कैप है एंड डिस्प्लेसमेंट dx i कैप है। i कैप डॉट i कैप तो करना आता ही है अपन को, क्या है i कैप डॉट i कैप 1 कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन 2x प्लस 10 इंटू dx, तो वो हो गया x स्क्वायर प्लस 10x, जो भी आपका x का लिमिट है 10 टू 20 वो हमें लगा लेना है। वर्क डन आ गया प्लस 400 जूल, सिंपल। ऑलराइट, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखिएगा जरा, देखिए क्वेश्चन। गिवन अ वेरिएबल फोर्स F bar equal to xi plus 2yj cap acts on a block moving in xy plane. Find the work done by this force if the particle moves from origin to 5,10। तो एक पार्टिकल origin से 5,10 तक जा रहा है एंड किस प्लेन में मूव कर रहा है, xy प्लेन में मूव कर रहा है। तो आप बताइए अगर पार्टिकल xy प्लेन में मूव कर रहा है यानी कि हर ds डिस्प्लेसमेंट का कोई x कंपोनेंट होगा एंड कोई y कंपोनेंट होगा। जैसे मान लीजिए ये ds डिस्प्लेसमेंट है, इसका एक x कंपोनेंट होगा एक y कंपोनेंट होगा। x कंपोनेंट को dx मान लेते हैं, y कंपोनेंट को
डी वाई मान लेते हैं। तो डी एस बार को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप करके लिख सकता हूँ। डेफिनेटली यस, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बल्कि ऐसे लिखूंगा क्योंकि देखो भाई फोर्स वेरिएबल है एंड एक्स एंड वाई का फंक्शन में है। तो आप बताओ डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा एंड वर्क डन कैसे निकालेंगे, फटाफट ट्राई कीजिए। एफ बार डॉट डी एस बार, वही करना है, एफ बार डॉट डी एस बार। ट्राई कीजिए आगे फटाफट नोट करके। ओके तो भाई एफ बार क्या है, एक्स आई कैप प्लस 2y जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। तो डॉट प्रोडक्ट तो करना आता ही है अपन को, क्या है ये, एक्स डी एक्स हो जाएगा प्लस 2y डी वाई हो जाएगा, 2y dy। लिमिट बाद में लगाते हैं, पहले ये इंटीग्रेशन करते हैं, दोनों इंडिविजुअल टर्म्स है, इंटीग्रेशन हो जाएगा, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2y dy का इंटीग्रेशन y स्क्वायर। अब हमें लिमिट लगाना है। तो भाई लिमिट क्या है, इट मूव्स फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन क्या है 0,0, 0,0 से 0.5,5 अपर लिमिट है आपका 10। तो लगा लीजिए 5 और 10 सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर बाई 2 प्लस 10 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या है 100 प्लस 25 बाई 2, 25 बाई 2 प्लस 100, 25 बाई 2 12.5, तो 112.5 जूल टोटल वर्क हो जाएगा बाय दिस पर्टिकुलर वेरिएबल फोर्स, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन था, करेक्ट। तो कभी भी अगर आपका फोर्स एक्स एंड वाई जो भी कोऑर्डिनेट्स है उनका अगर फंक्शन दिया है तो सिंपल, अगर जेड भी है राइट, तो सिंपल क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट को डी एक्स प्लस डी वाई ले लेना है। अगर मान के चलिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन भी हो रहे हैं, तो उस केस में आप डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस dz k cap, that's it, simple, right? Alright, बहुत सिंपल सा पार्ट था। एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोग होमवर्क की तरह नोट कर लीजिए, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा बदला के दिया है, तो देखिए फोर्स बाई डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में एक्स एंड वाई दिया है, या एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फंक्शन ऑफ एक्स ही दिया है, तो बड़े आराम से इस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो भाई अगर देखिए फोर्स वेरिएबल है एंड देखिए ये फंक्शन ऑफ एक्स है, क्या ये तो भाई फंक्शन ऑफ टाइम है, तो अगर फंक्शन ऑफ टाइम है तो एफ बार डॉट डी टी कर देंगे क्या, ऑब्वियसली नहीं करेंगे, एफ बार डॉट डी टी का कोई मतलब नहीं होता है, आपको तो करना है एफ बार डॉट डी एस बार, ऑब्वियसली यही करना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप अगर आपका फोर्स अगर टाइम का फंक्शन है और वेरिएबल भी है तो आप क्या करेंगे, आपको खुद सोच के आना है। दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन एंड दिस कंप्लीट्स टुडेज क्लास। आज की क्लास में सारे वर्क के एकदम वर्क डन, अलग अलग फोर्सेस का वर्क डन हमने निकाला है एंड सारे जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं ये हम लोगों ने किया है। यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको सोच के आना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, राइट। ऑलराइट गाइस, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, सी यू, टाटा, बाय बाय।